हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद, गुजरात के कैपिटल में, जहां पे एक 787 बोइंग तैयारा जो है वो अहमदाबाद से जा रहा था लंदन गैटविक। वो क्रैश हुआ है। तो उसके ऊपर सबसे पहले तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया, मौजूद हैं। तो उनसे हम आज बात थोड़ी सी करेंगे। 26 साल पूरे हो गए हैं कारगिल युद्ध को, तो उस हवाले से जो है आज एक बड़ी अहम बैटल हुई थी, उसके हवाले से भी बात करें। आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, बड़ा ये दुर्घटना हुई है, ये जो जहाज क्रैश हुआ है, अभी तक इसके बारे में कुछ है जानकारी फ्रेश कि ये कैसे हो गया? देखो, सच्चाई ये है मिर्जा साहब, बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, क्योंकि ये बोइंग हाँ। 787 ड्रीम लाइनर है। ये बहुत ही आधुनिक है, टेक्निकली बहुत साउंड एयरक्राफ्ट है, और ज्यादा पुराना है नहीं, 11 साल ही पुराना है। और पूरे वर्ल्ड में 1000 के करीब ये जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं, और आज तक कभी कोई हादसा हुआ नहीं। तो ये जो हादसा हुआ है, ये इसे बड़ा सरप्राइजिंग है। तो इसके दो तीन कारण सोचे जा सकते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो था पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था, और फिर इसको अहमदाबाद से लंदन जाना था। तो ये तो है नहीं कि अभी आज सुबह स्टार्ट किया है, ये पहले चल के आ चुका था। दूसरा ये है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। देखो, तीन वजह हो सकती है मेन। एक तो वेदर हो सकता है, एक हो सकता है बेसिकली टेक्निकल फ्लॉ, एक हो सकता है ह्यूमन एरर। वेदर तो बिल्कुल ठीक था, वेदर टेम्परेचर थोड़ा अप था, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। और जो आपका पायलट एरर है, उसके चांसेस कम हैं, क्योंकि पायलट एरर तभी हो सकता है जबकि अगर आपके पायलट का एक्सपीरियंस नहीं हो। ये दोनों पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस थे। एक की 8000 के करीब जो कैप्टन थे, उनका एक्सपीरियंस था, और जो को पायलट थे वो उनका कोई 1200 के करीब घंटे का एक्सपीरियंस था। तो लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल फ्लॉ हुआ है, और उसकी वजह हो सकता है कि बर्ड हिट हो, क्योंकि वहां पर अहमदाबाद के अंदर बर्ड का जो एक प्रकार से आप ये देखें प्रॉब्लम है। और बर्ड अगर हिट करते भी हैं, मगर उसमें यही है कि अगर बर्ड हिट करे भी, तो इसके पास दो इंजन होते हैं, एक इंजन से भी एयरक्राफ्ट ये चल सकता है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, क्या इसके दोनों इंजनों पे बर्ड हिट हो गया। इसके चांसेस है कि यही ज्यादा कॉज ऑफ इंसिडेंट लग रहा है, क्योंकि जो पायलट था उसने डिजास्टर जो एक प्रकार मैसेज भी पास किया, जिसको मे डे बोलते हैं। अब अगर आप देखें, जब इसने टेक ऑफ किया है, क्योंकि ये भी व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट है उसका सबसे मुश्किल फेज होता है टेक ऑफ, और दूसरा मुश्किल फेज होता है लैंडिंग। और टेक ऑफ के में उसको एक थर्स्ट मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे एयरक्राफ्ट वो ऊपर उड़े। मगर ये अगर आप देखें कि ये 45 सेकंड में ही ये ऊपर उड़ने से जो थर्स्ट इसको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। और इसी प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी कॉल किया मेडे। और ये ऐसा नहीं कि पत्थर की तरह गिरा, ये धीरे धीरे आके गिरा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पायलट थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो थर्स्ट मिले, मगर मिला नहीं। और अब असली कॉज तो उसका तभी पता चलेगा जब उसका ब्लैक बॉक्स में इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसका डाटा रिकॉर्डर जब दोनों मिल जाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग की इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। जनरल साहब, मगर एक टेररिज्म का तो नहीं है कोई इसमें चांस? चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म से की तो आप हाँ, एक चीज है, देखो टेररिज्म का अगर हम देखा जाए, उसमें दो बातें हो सकती है। टेररिज्म ज्यादातर इन एयरक्राफ्ट में जो भी हादसे हुए हैं उसमें है कि आप एक्सप्लोसिव डाल दो, एक्सप्लोसिव डाल लो तो धमाका होगा, धमाका होगा तो है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें ये हो सकता है कि टेम्पर कर दिया हो किसी इंस्ट्रूमेंट से। और जब ये अहमदाबाद में था, क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद है, अहमदाबाद से बाद से इसको लंदन जाना था, मगर उसके चांसेस लगते हैं कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। चांसेस इसके ज्यादा नजर आ रहे हैं कि हो सकता है बर्ड हिट हुआ हो। बाकी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके चांसेस हैं 242 उसके अंदर पैसेंजर थे,
230 जो थे वो पैसेंजर थे, जिसके अंदर 50 के करीब यूके के भी थे, 6-7 पुर्तगालीज भी थे, इसमें और फॉर्मर गुजरात के फॉर्मर सीएम भी थे, हाँ विजय हाँ रूपानी जी, उसके वो अंदर भी पुराने इसमें जो, थे। हाँ हाँ तो इसमें पुराने जो गुजरात कैजुअलिटीज कुछ बचे हैं लोग इसमें? सुनने में यह आया कि एक शायद जो पैसेंजर था 11A सीट शायद, वो उसके चांसेस उसके लगते हैं कि वो बच गया है और वो हॉस्पिटल में है। बाकी का कोई अच्छा, सुनने में नहीं आया। हादसे में ऐसा रहता है, अनफॉर्चुनेट है और दुख की बात है, क्योंकि अभी इसका इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, मगर वाकई इट इज अ ट्रेजिक मोमेंट। हाँ मिर्जा बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा, आज हमने दावत दी है पश्तून जो है एक्टिविस्ट हैं उनको भी। अब उनका यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं कि उनका नाम जो है वो आ रहा है शामला पश्तून, लेकिन उनका नाम अभी चेंज करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रदीप कुमार भी आ रहे हैं, तो उनसे भी बात हम करेंगे। कुछ हमने आज बात बलूचिस्तान की भी करनी है, कुछ बात हमने जो है वो यूके में प्रोटेस्ट हुआ है उसकी भी करनी है, कुछ बात हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन अटैक सिविलियंस पे हो रहे हैं उस पर भी बात करनी है। लेकिन पहले चलते हैं जनरल साहब को जो हमने दावत दी थी कि बैटल ऑफ तोलोलिंग जो हुई है, जो सेकंड बटालियन राजपुताना राइफल्स थी, टू राज रिफ, उन्होंने जो ये कारगिल जब पे हमला किया पाकिस्तान ने और कब्जा किया, तो उन चोटियों पे जो वेकेंट पड़ी हुई थी, तो फिर 12 और 13 जून को भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो पहाड़ के दामन में अपनी दुआ की, जय श्री राम का नारा लगाया, हर हर महादेव का नारा लगाकर उन्होंने हमला किया और ये बैटल कमेंस हुई 26 साल पहले। जनरल साहब थोड़ा सा जानकारी दें इस युद्ध के हवाले से और खास तौर पे बैटल ऑफ तोलोलिंग के हवाले से जी। हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी, और इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर तक है, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आपका जाता है NJ 9842। जो NJ 9842 के बाद कोई आपकी डिमार्केशन नहीं थी ग्राउंड पे, उसको बोला गया था। उसके बाद जो इलाका है वो नॉर्थ में जाता है, आपकी बाउंड्री है। इसका मतलब ये साइचन ग्लेशियर की बात हो रही है, जो कि अनमार्क्ड था। वो आपका शिमला एग्रीमेंट में उसको ग्राउंड पे नहीं किया, मगर उसके अलावा सारा का सारा ग्राउंड पे लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ था। मगर आप ये कहें कि 99 में जो उनकी पहली जो सर्दियां हुई थी 98-99 में, उसमें पाकिस्तान ने कुछ अंदर आके जो पोस्ट थे हम वकेट कर देते थे बर्फ के टाइम में, जब बहुत वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। तो ये एक नॉर्मल जो रूटीन था दोनों देशों के बीच में, कुछ पोस्टें खाली की जाती थी और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे इस चीज को देख के, क्योंकि एक अगर ऐसी कार्रवाई करेगा तो फिर दूसरा देश भी कर सकता है। मगर ये सच्चाई है 98 और 98 की जो सर्दियां थी, जो 99 जनवरी फरवरी के महीने में जब ये पोस्टें वकेट की गई थी, और कुछ पोस्टें, कुछ हिल फीचर खाली भी थे और वो पाकिस्तान की तरफ भी खाली थे, उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने अपने जवान और अपने जो आतंकवादी दोनों को मिक्स करके, ज्यादातर पाकिस्तान की आर्मी थी NLI, वो आई थी और उन्होंने आके नॉर्दर्न जो लाइट नॉर्दर्न इन्फेंट्री। लाइट इन्फेंट्री, और उन्होंने आके इन फीचर्स को जो है आके उन्होंने पकड़ लिया था। और अगर इन फीचर को देखा जाए तो ये जो कारगिल की रोड है जो श्रीनगर से कारगिल जाती है, तो वो बेसिकली उसको वो डोमिनेट करते थे, क्योंकि इस पे फिर हमारे जो गाड़ियां चलती थी जो कि लॉजिस्टिक लेके आती थी, ट्रुप्स ले आती, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला होता था, और फिर इसलिए हमारी मूवमेंट जो है रात को होती थी। ये किया क्यों? देखो, ये किया मुशर्रफ का दिमाग था। ये उसने ये सोचा, जैसे मैंने बताया था 9842 के आगे जो इलाका एयर मार्क नहीं था, वो जो साइचन ग्लेशियर है वो 1984 में भारत ने ले लिया था। और वो ठीक है। हाँ, जो तो मुशर्रफ ने ये सोचा था कि वो जो साइचन ग्लेशियर है, जो
भारत ने पकड़ा हुआ है, अगर हम ये हाइट्स को ले लेंगे और इनका मेन रोड से हाईवे पे जाना मुश्किल कर देंगे, तो फिर ये अपनी लॉजिस्टिक साइचन ग्लेशियर पे नहीं भेज पाएंगे और साइचन ग्लेशियर की पोस्टों इनको खाली करनी पड़ेगी। ये एक प्रकार से इन्हें सोचा, इनको ये नहीं पता था कि भारत की फौज किस मिट्टी की बनी हुई है, आपको अंदर घुस के मारेगी। तो ये एक प्रकार से जो जिस प्रकार से बात आ रही है, क्या मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बताया था, नहीं बताया था, हाँ ये तो ठीक है, एयर चीफ और नेवल चीफ को शायद नहीं पता, मगर ये सच्चाई है, उन्होंने आके ऑक्यूपाई किया। जब भारत को इसका पता चला, हाँ ये मानता हूं कि आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो था कि इसके बारे में पता ज्यादा नहीं चला था, मगर जब भारत को पता चला और भारत ने फिर एक्शन लेना स्टार्ट किया और फिर एक के बाद एक जितने भी फीचर थे उन पे हमला किया और उनको जीत हासिल की। और हमारे जो ऑफिसर और जवान बहुत जोरों से लड़े और बहुत ही बहादुरी का माना। ये जो टोलालिंग है हाइट, ये पहली जीत थी जो कि फीचर कैप्चर किया था दोबारा, तो ये टू राजरिफ ने किया था कमाल। और जिस प्रकार से इस पे हमला हुआ था, ये एक चोटी बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी, इस पे टू राजरिफ ने जब हमला किया तो एक दो बार वो हमला फेल भी हुआ था, मगर उसके बाद इस हमले को के अंदर सक्सेस मिली। इसके सक्सेस के दो तीन कारण और भी थे। सबसे पहले जब हमला कर रहे थे तो हम सक्सेस नहीं मिल रही थी क्योंकि आर्टी फायर नहीं था, और फिर बॉफर्स गन का इस्तेमाल हुआ, मिराज 2000 से बम बाढ़ भी की गई उन फीचर्स में, और फिर टू राजरिफ ने किया। जो विजन थापा थे राजरिफ के ऑफिसर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े थे और बाकी भी उनके ऑफिसर जवान लड़े। तो टोलो लिंक जो आप बात कर रहे थे, वो जी जी पहला एक ऐसा फीचर था जो भारत ने जीत किया, और धीरे धीरे हमने एक के बाद फीचर कैप्चर किए। और टाइगर हिल को कौन भूल सकता है, जिसके बारे में बिल्कुल। हाँ जो एक प्रकार से विक्रम बत्रा दिल मांगे मोर, उन्होंने विजय हासिल की थी और पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। और फिर आपको पता है कि नवाज शरीफ भागे थे क्लिंटन के पास और उसको रिक्वेस्ट किया था कि भारत को आप मना लें, तो फिर भारत से बातचीत हुई थी और फिर ये लड़ाई बंद हुई थी। तो इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को बहुत शिकस्त हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, मिर्जा साहब, जी जी। पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। वो ये कह रहे थे कि हमारे तो कोई है ही नहीं, हमारा ये जवान है ही नहीं। और जबकि वो एनएलआई के जवान थे और उनका जो भी जो एक प्रकार से फ्यूनरल था वो भारत ने किया एज पर द मुस्लिम राइट्स, और उनकी फोटो फिर हमने भेजी। तो ये एक पाकिस्तान का असली चेहरा है जो कि अपनी जवानों की डेड बॉडी लेने से भी मुकर जाते हैं। तो सच्चाई यह है कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं, कि जिस प्रकार से टोलोलिंग की लड़ाई हुई थी और जिस प्रकार से भारत ने एक के बाद हर फीचर को कैप्चर किया था और भारत ने ऑफ विजय में जीत प्राप्त की थी और पाकिस्तान की हार हुई थी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की एक प्रकार के बहुत बेइज्जती हुई थी, मिर्जा साहब। बिल्कुल। ये पाकिस्तान का वतीरा है जनरल साहब के। ये हमेशा जब इनको मार पड़ती है तो ये भाग के अमेरिका के पास चले जाते हैं। पहले पंगा खुद लेते हैं, लेकिन जब इनको मार पड़ती है तो फिर ये रोते हुए चले जाते हैं अमेरिका के पास। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ शिमला पश्तून हैं खातून, वो जुड़ी हैं, वो एक्टिविस्ट हैं। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती लाइव शो में, लेकिन बड़ी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जो है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए हमारे साथ वो जुड़ी हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। और आपके जाने पहचाने हमारे साथ प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं। तो पहले चलते हैं प्रदीप कुमार जी की तरफ। नमस्कार आप दोनों को, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। शमला पश्तून जी, आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो जी, आप सुन सकती हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ अभी आता हूँ। ज़रा पहले प्रदीप कुमार जी से थोड़ी बात कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो आज का है तोलोलिंग बैटल का, ये भी इन्होंने मुझे सुबह आज मैसेज किया था कि डॉक्टर साहब आज इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं अब
वेलकम टू यू सर, और बाकी जो लोग देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करके पेड मेंबर भी बने। थैंक यू जी। हाँ जी मेजर राज साहब साहब नमस्कार। जनरल साहब नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू और जय हिंद। मेरा भी आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे फादर भी वेस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उसके बाद असम राइफल्स से रिटायर होकर आए थे। तो उनको भी प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने 61 की वॉर में पीवीएसएम दिया गया था और 71 में भी जब वो चिटागोंग गए थे। तो उनकी डेथ को 10 साल हो गए हैं। तो हम उन्हीं की लेगेसी लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा। तो ये जो टॉपिक है जो मिर्जा साहब ने आज कारगिल का उठाया है, इसके मैं सुबह बड़ा हैरान हुआ। यहाँ के करीबन 14 न्यूज़पेपर जो यूरोप के हैं उन्होंने इसको आज अपने इंटरनेशनल पेज पे लेकर आए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये टॉपिक जो है इसको एक इंटरनेशनलाइज किया गया और उसमें उन्होंने काफी सारे फैक्ट्स भी बताए जो बाद में जो पाकिस्तान तो आपको मालूम है डिनाइल पे रहता है। तो ना उन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट किया था कि ये हमारे सोल्जर हैं, तो ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये मरने वाले हमारे कुछ लगते हैं। तो उनकी फिगर्स इन्होंने ज्वाइन दी हैं। वो है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर 6 महीने के बाद अपना व्यू दिया था। वो इतनी जल्दी उन्होंने टाइम नहीं लिया, तो उनमें उन्होंने कुछ फिगर्स बताई। और दूसरा जो यहाँ की कुछ एकेडमीज हैं उसमें 2 आदमियों की ब्रेवरी के किस्से सुनाए जाते हैं। उनमें से एक का नाम तो जनरल साहब ने लिया है, ये विक्रम ऑपरेशन विजय। बत्रा। हाँ, विजय बत्रा। और दूसरे पांडे थे कोई। तो लेफ्टिनेंट उनका पांडे, हाँ, मनोज उनका पांडे। विनोद पांडे उनका उन्होंने नाम लिया। हाँ, हाँ, मनोज पांडे। मनोज पांडे। तो उन लोगों दोनों का एक जब यहाँ पर आर्मी की हिस्ट्री और ब्रेवरी और कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है तो इन दोनों के नाम आते हैं। ये जो बुंडेसवेर है जर्मनी का उसमें भी उसको बताया जाता है। फ्रांस की एक एलाइट फोर्सेस है उनमें भी इनका जिक्र होता है। तो ये एक मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि इंडिया का नाम लिया जाता है और साथ साथ क्रिटिकल भी दिखाया जाता है। जनरल साहब उसमें अपने जनरल वेद प्रकाश मलिक हाँ साहब की हाँ, जो जनरल वीपी मलिक। जी हाँ, उनकी जो मोबिलाइजेशन के ऊपर भी थोड़ा सा क्रिटिकल दिया गया था कि बहुत हर्रिडली की गई थी और इसी वजह थी कि इंडिया के 527 सोल्जर शहीद हुए थे। और साथ साथ जो आज जो मुझे आज मिली है, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा होगी। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के करीबन 4000 के करीब लोग मरे थे। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि 675 के करीब और 1200 जो लापता हैं और करीबन 3000 जो उन्होंने जख्मी बताए हैं। और इसका एक जो सबसे बड़ा कारण दिखाया गया है कि वो इतने कैजुअलिटी वहां क्यों हुई है, उसका बताते हैं कि जो इंडिया की एयर फोर्स ने प्रिसाइज वेपन्स जो इजराइल से लिए थे उससे उनकी कमर तोड़ी और और उससे ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज भी हुई। और 26 को तो वॉर वैसे खत्म हो गई थी, जैसे आपने पहले समझा बता ही दिया है कि क्लिंटन के साथ ये भागे भागे गए, इनकी पैंट गीली थी और इनको समझ में नहीं आ रहा था। एक स्टेटमेंट जो बड़ी अच्छी जो मुझे आज फ्रेंच न्यूज में पढ़ने को मिली, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान के जो बैक बेंचेस पॉलिटिशियंस हैं ये न्यूक्लियर वार की बात कर रहे थे उस टाइम पर भी। हम हमारे पास ये है वो है। तो वाजपेयी साहब का एक न्यूज चैनल ने लिखा है कि न्यूक्लियर का थ्रेट जो है ना, बोलते इनको उन्होंने जवाब दिया कि आ जाओ कर लो, लेकिन हम उसके बाद पाकिस्तान का नक्शा मिटा देंगे। ये वाजपेयी साहब का जो सेंटेंस है, इसको यहाँ पर न्यूज चैनल्स जो है उन्होंने चलाया। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया में आया है और इसमें जो लॉसेस भी दिखाए गए हैं कि इंडिया का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और एक MiG-21 क्रैश हुआ। और लेकिन जो मिराज ने 2000 ने उन पे जो अटैक किया था इट वाज वेरी प्रिसाइज। और सेकेंडली ओपनली बोलते हैं कि इजराइल केम वेरी ओपनली टू प्रोवाइड इंडियन ऑल काइंड ऑफ अम्यूनिशंस। उस टाइम पे उन्होंने ड्रोन भी दिया था इंडिया को जो उन्होंने खुद ऑपरेट किया था, मेरे जैसा सीपरी वाले बोलते हैं। और उससे इंडिया वालों ने बहुत कुछ सीखा। जो जो
एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा उन्होंने जो अदा किया अपना, उसमें लिखा जाता है कि करीबन 350 रिकॉन्साइंस मिशंस जो दिए वो किए थे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो इंटेलेक्चुअल गैदरिंग की गई थी, जिसके थ्रू उन्होंने प्रिसाइज अटैक किए जो उनके लिए बेरेबल नहीं थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के लिए मना किया था। तो जो यहाँ पर जो थिंक टैंक है वो यही बोलते हैं कि अगर वो 2 या 3 दिन इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे पार करके उनके कुछ जो मेन अड्डे थे खत्म करते तो ये शायद आज का जो सिनेरियो है ये इतना ज्यादा नहीं होता। इस पे डिफरेंस लोगों के ओपिनियंस हैं। और सबसे बड़ी जो बात की जाती है ऑपरेशन विजय की, उससे इंडियन आर्मी ने, इंडियन स्ट्रेटेजिक्स ने बहुत कुछ सीखा, और जो उसका असर अब नजर आया है ये पहलगांव के अटैक के बाद, कि इंडिया ने कैसे वो थिएटर्स कमांड अपनी तैयार की, प्रिसाइज वेपन तैयार किए गए और किस तरीके से उस पर अटैक किया। तो वो इस चीज को जो वेस्टर्न मीडिया है वो यही कहता है कि इंडिया लर्नड इट, लेकिन वो जो बाई फुट सोल्जर्स थे, जिसमें वो कैप्टन पांडे या मिस बत्रा की जो शहीदी भी हुई है, वो जो इतना द्रास का आपने नाम लिया, और ये अपना टाइगर हिल, उनकी हाइट्स के ऊपर कहा जाता है कि इंडिया के उस टाइम पर इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो जनरल साहब उसके ऊपर आप बता सकते हैं, मैं तो इंडिया की स्ट्रेटेजी के जी बारे जी में बताएं। ज़्यादा नहीं बोल देंगे। हाँ तो वो स्ट्रेटेजी कहाँ फेल हुई है एंड व्हाई वी हैव लॉस्ट सो मेनी सोल्जर्स, इट इज बिकॉज ऑफ। एक मैं और क्रिटिकल बात बोलूंगा, जनरल साहब आप उस पे कह सकते हैं। वो कहते हैं कि जो इंडियन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है उसकी जो उससे वो ट्रेनिंग जो है, वो कहते हैं कि वो कैप्टन बनकर एक कंपनी कमांडर बन जाते हैं या उनको किया जाता है, उनको किसी एक सूबेदार के नीचे पहले कुछ देर काम करना चाहिए। ये जो डॉक्ट्रिन है ये जर्मन गवर्नमेंट का भी है, ये फ्रांस का भी है, बेल्जियम का भी है। जब इनको यहाँ कहते हैं हाफ्टफेल्ड वेबल, वो एक सूबेदार मेजर सीनियर होते हैं। तो जब यहाँ पर ये क्वालिफाई करके आते हैं तो ये करीबन 1-2 साल कमांड इनके हाथ में होती है, लेकिन डिसीजन मेकर जो होते हैं वो जेसीओज होते हैं वहाँ यहाँ पर। तो कहते हैं इसीलिए ये कैजुअलिटी ज्यादा होती है। वो बड़े ब्रेव होते हैं, लड़ना जानते हैं, सब कुछ आता है। और एक तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट डालिए कि इज इट द राइट डॉक्ट्रिन व्हिच यूरोपियन इज फॉलोइंग, और सेकंडली इंडिया हैज नॉट सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन फाइटिंग इन हिल एरियाज। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। देखो 3-4 बातें हैं जो आपने बताया, जल्दी फिर मैंने जाना है। देखो 2 जी जी बातें तो ये है कि भारत की फौज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फौज है जो कि माउंटेज में लड़ सकती है। और सच्चाई है, भारत ने सारे युद्ध जो हैं वो पहाड़ों में लड़े हैं। जैसे कि आपका 1947-48 जब पाकिस्तान के एक प्रकार से कबीले आए थे। उसके बाद 1962 की लड़ाई, हाँ मैं ये मानता हूं कि जो 1962 की जो लड़ाई थी उसके अंदर भारत की फौज इतना अच्छा नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उससे हमने लेसन सीखा था। और जो 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन गिब्राल्टर किया उसको मुंह की खानी पड़ी। सबसे ज्यादा बड़ी जो लड़ाई मानी जाती है वो मानी जाती है हाजी पीर की। भारत ने हाजी पीर को ले लिया था, मगर ये दुख की बात है, ये विडंबना है कि ताशकंद के अंदर जब बातचीत हुआ तो उस समय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको देना पड़ा। और इसी प्रकार से 1971 के अंदर जो हमने वेस्टर्न सेक्टर पे लड़े और नदर्न सेक्टर प्लस काबिल तारीफ था। और दूसरा ये है कि जो हम ईस्टर्न सेक्टर में लड़े, बांग्लादेश हमने एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो भारत की जो सोल्जरिंग है उसकी तो गाथाएं बहुत हैं। और भारत के अंदर जो हमारा तरीका है एक प्रकार से फौज का, वो भी वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार नमूना है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर यंग ऑफिसर करते हैं। यंग ऑफिसर जो हैं भारत की एक पहचान है। जो यंग है कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, वो भारत की कटिंग एज है। उसको कहते हैं कि वो लीड फ्रॉम फ्रंट है। भारत के अंदर एक काबिलियत और क्षमता है, वो जवानों को लीड करते हैं।
हमारे अंदर लीडरशिप लीड करता है, ये काबिले तारीफ है। एक ये सच्चाई है कि भारत ने जब ये कारगिल की लड़ाई थी, इसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, बाला सुब्रमण्यम कमेटी बोलते हैं, उसने 3-4 पॉइंट बोले थे कि एक तो हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर है उसकी एज कम होनी चाहिए, और हमने वो एज अगले 5-6 साल में कम कर दी, क्योंकि उस समय मैं खुद कमांड कर रहा था यूनिट और उसी इलाके में था। तो इसके बाद अब मेरा बेटा जब कमांड कर रहा है स्पेशल फोर्सेज, उनकी और हमारी उम्र में अब करीब 3-4 साल का फर्क हो गया है कमांडिंग ऑफिसर का। दूसरा उनका जो पॉइंट था थिएटराइजेशन, वो हो रही है। तीसरा जो उनका पॉइंट था हथियार खरीदे जाएं। हाँ, ये सच्चाई है कि उस समय भारत की मदद जो थी वो बहुत की थी इजराइल ने, स्पेशली एम्यूनिशन। हमारे पास बॉफर्स का एम्यूनिशन कमी थी, साउथ अफ्रीका ने भी हमने लिया, हमने इंटेलिजेंस भी काफी मदद की है इजराइल ने। इजराइल भारत के साथ हरदम मदद करता है, मगर ये सच्चाई है भारत की जो आज फौज है वो 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड की, और एक बहुत पैनिंग है, और पहाड़ी इलाके के अंदर तो सबसे अच्छी लड़ने वाली फौज है। बल्कि आप अगर ये देखें ऑपरेशन गलवान में हुआ था और डोकलम में, तो चीन जो है भारत के सामने लड़ नहीं पाया, और हमारे 20 जवान शहीद होते वहां पर पाकिस्तान के जो चीन के 100 से ज्यादा के एक प्रकार से मारे गए थे। और उसी टाइम में हमने एक कैलाश रेंज को पकड़ लिया था, जो कि चीन को पता भी नहीं चला, और वो करीब 16-17 हजार की फीट पे थी। और यही नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जो साइचन ग्लेशियर है वो हमने पाकिस्तान की नाकों के नीचे से निकाल के उसको हमने कब्जा कराया था, वो हमारा था, इसमें कोई शक नहीं, वो हमारा इलाका है। और क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो NJ9842 के बाद जो इलाका है वो नॉर्थ में, तो वो जो इंदिरा कॉल है उसके उस इलाके पे पड़ता है, जो सालदोर रिज है। तो भारत ने उसको जब पकड़ा, वो वर्ल्ड के अंदर आज तक ऐसा हाइट में वर्ल्ड की कोई भी फौज डिप्लॉय नहीं कि 21,000 फीट पे 20,000 की फीट पे कोई फौज अगर ऑक्यूपाई है तो वो इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी एक, मैं यही कहूंगा, बहुत ही काबिलियत है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग बहुत सख्त है, ट्रेनिंग भारत की फौज की बहुत ज्यादा सख्त है, और यंग ऑफिसर जो है वो कटिंग एज है। और हम धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही मॉडर्न बना रहे हैं। जिस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 9 हमने टेरर कैंप बर्बाद कर दिए, 11 उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, तो ये दर्शाता है कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसका एक ताना बाना और उसका आज रुतबा है पूरे वर्ल्ड में। और भारत ने जो भी कमी पेशी पहले थी उससे सीखा है, और आज हम प्राउडली कह सकते हैं वी आर द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब मैं थोड़ा नोट करता हूँ, ये जो जनरल साहब फायर पावर की जो लास्ट असेसमेंट आई है, वो उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज नाउ नंबर 3rd वर्ल्ड फायर पावर इन द वर्ल्ड। सो वी आर नो मोर 4, वी आर नाउ 3rd। ये 22 फरवरी इस साल की रिपोर्ट है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपने दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, तो मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगा। इस वक्त तकरीबन 650 लोग हमें देख रहे हैं लाइव, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। नाजरीन, बलूचिस्तान का जो मसला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और रोज़ ही कोई ना कोई नया जो है वो रिपोर्ट आ जाती है, कोई नया पता लग जाता है कि फ़लाँ फैमिली से भी लोग लापता हैं। और इस हवाले से अब लंदन जो है वो गढ़ बनता चला जा रहा है एहतजाजी मुजाहरों का। 8 जून 2025 को, यानी ये 2 दिन पहले, लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बलोच जो हैं उन्होंने एक मुजाहरा किया, और ये कोई सियासी रद्द अमल के तौर पर नहीं किया गया, बल्कि एक दर्द और के से भरी हुई मज़ामत और इंसानी वक़ार की एक गूंज थी। जाकिर मजीद समेत हज़ारों जबरी तौर पर लापता बलोच अफराद के लिए इंसाफ के मुतालबे के तहत ये मुजाहरा किया गया 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जो घर है वहाँ पे। और जाकिर मजीद को 8 जून 2009 को बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग से जबरी तौर पर लापता किया गया, और उनकी वालदा जो है राज बीबी, वो 15 साल से बिला थकन जो है
एहतजाज की सोबतें झेल रही हैं, कभी कोयटा में, कभी इस्लामाबाद के सर्द हवाओं से टकराती हैं, कभी अब वो लंदन पहुंच गई हैं, तो यहाँ उनका सफ़र जो है वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की बाजियाबी है। इस हवाले से जो मुजाहरा हुआ वो उसका एक वीडियो हमारे पास है, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आपको मैं दिखाऊं। ये वीडियो, ये देखिए वीडियो। Kenapa? Zakir Can ini ilan masrur, dinawra ilan masrur. Zakir Can inawra ilan masrur. Zakir Can ina Balochistan ilan masrur. Zakir Can ina Balochistan ilan masrur. Kana Zakir Can इंसाफ की शुक्रिया masrur. मनी जाकिर जान को जाए, मनी जाकिर जान को जाए, मनी जाकिर जान को जाए, मनी बच मनी छिया बिताए ना वरंदिया, मनी जाकिर जान को जाए। जाकिर जान अब्बा इशारे लट, जाकिर जान अब्बा इनौरा इल्लाट, जाकिर जान इनौरा इल्लाट, जाकिर जान बिश्त मंसूर पाकिस्तान का इंसाफ थी तो रियासत पाकिस्तान का इंसाफ थी तो पाकिस्तान जाकिर जानी मेरा का तवार जाकिर जानी ने लाड बसूर, जाकिर जानी ने लाड बसूर, जाकिर जान, जाकिर जान, जाकिर जान, जाकिर जानी ने लाड बसूर, दी तलावत बसूर, kenapa? Zakir Can ini ilan masrur, dinawra ilan masrur. Zakir Can inawra ilan masrur. Zakir Can ina Balochistan ilan masrur. Zakir Can ina Balochistan ilan masrur. Kana Zakir Can इंसाफ की शुक्रिया masrur. ये पाकिस्तान ना दरवाजा आज टक टक करे, ये अदालत टक टक करे, ये जज टक टक करे, कने इंसाफ मिलता, कने इंसाफ मिलता, भी इंसाफ की मसरूर, पूरा बलोच कौम की इंसाफ की मसरूर, नस्ल कुशी ननिया बंद कबो, लापता ये बंद कबो, बीवाईसी ना लीडर आते रियाय कबो, बीवाईसी ना लीडर आते डॉक्टर मारंग बलोचे, बीबरक बलोचे, शाजी बलोचे, बीबो बलोचे, गुलजादी बलोचे, रिया कबो। ये नाजरीन आपने देखा वीडियो जो एक माँ है बलूचिस्तान की, अपने बच्चे के लिए लंदन आई है और रो रही है, फरियाद कर रही है, पूछ रही है जाकिर जान कुजा है, कि भाई जाकिर जान कहाँ है, और फरियाद कर रही है। अब इस दुख का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि एक माँ के लख्ते जिगर को जब आप छीन लेते हैं तो उसका जो तकलीफ है, उसका जो दुख है, उसको बयान नहीं किया जाता अल्फाज में। इसी तरह से हमारे पास बलूचिस्तान के ताज मोहम्मद सरफराह हैं जो 2020 में 19 जुलाई को जिन्हें कराची में लापता किया गया। वो कारोबार के सिलसिले में लंदन से जा रहे थे तुर्की, और कोरोना की वजह से उनको फ्लाइट का प्रॉब्लम था और वो सिर्फ पाकिस्तान से तुर्की फ्लाइट जा रही थी उस वक्त, तो वो पाकिस्तान गए और उनको एयरपोर्ट जाते हुए ISI के जो एहलकार है एलिजिडली उन्होंने बलोच कॉलोनी पुल के नीचे से अगवा किया। और अभी जो है वो 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उनकी वाइफ और उनके 6 बच्चे जो है वो लंदन में हैं। कुछ पता नहीं है कि उनके वालिद साहब कहाँ हैं, और जाहिर है कि अगर वो जानने की कोशिश करेंगे तो उनको जाहिर है कि ख़तरनाक नतायज की धमकियाँ मिलेंगी। ये तो सबके साथ होता है, ये तो हम बगैर मतलब है, ये तो गैस वर्क करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ख्याल यही है कि 19 जुलाई को भी एक और प्रोटेस्ट 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर होने जा रहा है
इनके लिए, लेकिन ये जाकिर जान के लिए प्रोटेस्ट था। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि उससे आपको ये आइडिया हो कि ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ये आप देखिए तस्वीर, ये एक बच्चे की तस्वीर है जो शहीद हो गया है कई दिन तक जख्मों के से तड़प तड़प के, जो एक ड्रोन हमले में जख्मी हुआ है। और ये खैबर पख्तूनख्वा से इस बच्चे का ताल्लुक है, और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है आज जो है वो लाइबा जी को, लेकिन वो आ नहीं सकी। तो फिर हमने शमला जो है वो शमला पश्तून जो है इनको हमने बुलाया, और ये शमला पश्तून हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? चली गई। मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक शी इज आउट। मेरा ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आप ट्राई कर लीजिए। एक सेकंड में पता करता हूँ जरा। इस दौरान डॉक्टर साहब आप जरा तबसरा करें जो बलूचों के साथ जुल्म हो रहा है इसके ऊपर। देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में बहुत बार पहले बोल भी चुका हूँ। ये जब तक एक स्ट्रॉन्ग बलूचिस लॉबी नहीं बनेगी इंडिया में, यूके में, यूरोपियन यूनियन में, तब तक ये बलोच अकेले लड़ते रहेंगे। इसके लिए मैंने आपसे पहले भी एक बार बोला था कि इंडिया का एक फ्रंट लाइन पे आना बहुत जरूरी है। बैक ड्रॉप में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो कोई स्पाई एजेंसी वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर एक मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से हो, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ, जैसे जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को यूरोप में आके ये बोला है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। तो ऐसे जो बयान होते हैं उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इट इज हाई नून फॉर इंडियन पॉलिटिक नाउ टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रबल। इट इज नाउ बियॉन्ड योनोसाइड, यानी इतनी बेदर्दी से लोगों को मारना, बच्चों को गायब करना। और यही पाकिस्तानी अपने चैनल पे बैठ बैठ के सारा दिन बोलते रहते हैं इंडिया में मुसलमानों को ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया। और इनकी स्टोरी जो है वो पूरी दुनिया को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, जो पीओजेके में क्या हो रहा है। तो इसकी वॉइस उठाना अब इंडिया का काम है। At time and go, the foreign minister, home minister, even parliament, there should be a discussion कि how to help the Balochistan folk, उसको कैसे हेल्प किया जाए, फाइनेंशियली, मॉरली, कुछ भी हो, लेकिन स्टेटमेंट हैज टू बी नाउ ऑन द टेबल। और ये स्टेटमेंट जो है वो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मोदी साहब कौन सा डिप्लोमेटिक कार्ड खेलना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आई कांट सी इन हिज माइंड, और इनकी कैबिनेट क्या बोलती है। लेकिन इस मामले में जैसे इन्होंने इतनी बड़ी टीम बना के बाहर भेजी थी, आई थिंक एक जनरल कॉन्सेंस भी इंडिया में बलूचिस्तान के लिए है। और वो अगर ठीक है। अगर मिनिस्ट्री और जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बोलेगी, आई थिंक मोर देन 1 बिलियन इंडियंस आर बिहाइंड बलूचिस्तान। दे कैन नॉट टॉलरेट इट कि वहां कुछ हो रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो है क्या इसे कहते हैं, इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है ये बहुत ही मतलब है कि बड़ी संगीन है ये सूरत हाल, और इस सूरत हाल को जो है वो इसको एड्रेस करना बनता है। आई मीन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रोल अदा करे, चाहे वो इंडिया की शक्ल में हो या वो यूरोप के कंट्रीज़ की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, कोई भी कंट्री जो है हो, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। लेकिन दुनिया के अंदर अब शोर मचने का टाइम आ गया, दुनिया के अंदर जो है वो अब इसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। ये मेरे पास फ़ोटो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताज मोहम्मद सरफराज साहब की। ये हैं जी ताज मोहम्मद सरफराज साहब। इनको 19 जुलाई 2020 को अगवा किया गया।
एयरपोर्ट जाते हुए आईएसआई ने मुबैना तौर पर बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे से अगवा किया। ये लंदन से दुबई गए थे, दुबई से कोरोना की वजह से वहाँ फंस गए क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थी आगे जाने के लिए, तो फिर इनको पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान से ये फिर तुर्की के लिए फ़्लाइट ले रहे थे। उन्होंने कहा जी आप पहले कोरोना टेस्ट कराएँ, उसकी वजह से इनको 12 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जब ये एयरपोर्ट जा रहे थे, तो रात को 2 बजे इनको अगवा कर लिया गया। इनकी फैमिली को नहीं पता कि ये ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं। इससे बड़ा टॉर्चर और क्या हो सकता है कि आपको ये ही ना पता चल सके कि जिसको आप उठा के ले गए, वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। और ये अगवाओं का सिलसिला जो चल रहा है, ये थमा नहीं है। ये आप ना समझें कि ये रुक गया है। मिसाल के तौर पर अभी भी जो है वो लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। तुम्प में, मस्तूंग में, आवारान में, हर जगह जो है वो उनको किया जा रहा है, जिसे कहते हैं, एक सेकंड, उनको अगवा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आप एक ट्रिप लगाएं इंडिया का और वहां पर हम कुछ अरेंज करेंगे। आप मिलिए इंडिया की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अपोजिशन के लोगों से भी, और ये टॉपिक जो पीओजेके का और बलूचिस्तान का आप वहाँ ऑन साइट डिस्कस कीजिए। ये बहुत जरूरी है ठीक है, आपका वो वहाँ मैं जाना। हाँ अच्छा, हमारे साथ एक दफा फिर जो है वो जुड़ गई हैं शिमला पश्तून, तो इनको हम ले लेते हैं जी और इनसे हम बात करते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाई हैं। ये जो बच्चे का फोटो है, ये आपको मेरी आवाज आ रही है शिमला जी? जी आ रही है जी, ये आज तस्वीर हमारी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पे, ये बड़ी वायरल है। एक बच्चा है जो ड्रोन हमले में ज़ख्मी हो गया था और शहीद हो गया। आप इस वाक़ये की कुछ तफ़सील हमारे दर्शकों को बता सकती हैं प्लीज़? सबसे पहले अयूब लाला और साथी गेस्ट को नमस्कार, जेनल साहब को सबको। और पहली बात, जो इंडिया में आज जो एयर क्रैश हुआ है उस पे हम बहुत दुखी हैं और अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं इस गम की घड़ी में। जो मैंने ये तस्वीर जो आपके पास है, पिछले 24 ईयर से पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी वार चल रहे हैं और इस प्रॉक्सी में ड्रोन जो है पश्तून नस्ल कुशी में एक अहम वारदात है, जिससे पहले तो ड्रोन इधर इर्द गिर्द भेजवा फेंकते थे लोगों पे, मार्केट्स पे, मस्जिदों पे, लेकिन अब डायरेक्ट घरों पे फेंकने शुरू हो गए ड्रोन बॉम्ब। और ये अभी 24 सालों में तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन जब से इंडिया और इसकी जब क्लैश हुए तो उससे मैंने ख्याल में मैंने आपको डेटा भेजा है कि रोजाना जो है घरों पे ड्रोन बॉम्ब फेंकते हो और तकरीबन ये पता नहीं है 10वां के 15वां बच्चा है, जो इतने बच्चे बड़ों के अलावा, खवातीन के अलावा, ये बच्चे जो है उसमें उस हमले में जो है उनकी डेथ हो गई है। आपको याद होगा पिछले दिनों एहतजाज हुआ था, उसमें एक आदमी के 3 बेटे जो है वो ड्रोन में मारे गए। और इससे पहले भी 3 बच्चे जो है, एक घर के और एक खातून ड्रोन में मारी गई। ये मतलब ये सिलसिला कंटिन्यूस जारी है। हम इसकी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ पे पता नहीं किसको मार रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास कैमरा भी है, आपके पास सब कुछ है, आपको घर नजर आ रहे हैं, आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, खवातीन घरों में नजर आ रही, और फिर आप उन पे ड्रोन फेंकते हैं और वो बच्चे और खवातीन जो है उसी वक्त या जख्मी या उसी वक्त जो है उनका जो है वो आप कत्ल करते हैं। तो ये सिलसिला जो है वजीरिस्तान, बाजोर, कोरम, खैबर और इन इलाकों में जारी है। और पेशावर और मुज़ाफ़ात में जो है, जैसे कि आपको बताया, कोहाट में उस दिन एक घर में पूरा धमाका हुआ है और मर्दान में एक हुआ है, जिसको बताया जा रहा है कि ये लोग जो है ये सिलेंडर का, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारे घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। अलबत्ता ये सुनने में आया है कि उनसे कोई 5 करोड़ भत्ता जो है मांग रहे थे और वो नहीं दे रहे थे। तो आप कहेंगे कि भत्ता तो मतलब आम, लेकिन ये आम नहीं है। ये पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी वार के साथ बिजनेसमैन को
किडनैप करना, उनके बच्चों को कत्ल करना, उनको थ्रेट्स करना, उनसे बत्ते लेना किसी न किसी शक्ल में, ये सिलसिला जारी है। जिस किसी के पास पैसे होते हैं वो यहाँ से भाग रहे या पंजाब शिफ्ट होते हैं या दूसरे ममालिक जाते हैं। अगर वो बत्ता नहीं देते तो उनके बच्चों को कत्ल करते हैं, उनको अगवा करते हैं, या उनके तो उससे पहले 24 साल तो ये इसकी पूरी एक किताब बनती है, किसी ने किताब भी लिखी है अगवा बराए तावान पे या बत्ते पे जितने लिए गए हैं या जितने कारखाने और जितने यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं ताकि लोग दहशतगर्दी का मुकाबला न कर सके और मदरसों में अपने बच्चों को भेजें। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो बत्ताखोरी का जो नया उसमें चेंज आया वो ये है कि अब घरों को जो पॉलिटिशियन था वो एक MNA MPA एक्स MNA का बेटा था और वो खुद भी MPA था, उसके घर में ड्रोन करके उसको मार दिया गया है। और उसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके फादर ने कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, मेरा बेटा भी सियासत में था, हम पुरअमन लोग हैं और उससे पहले हमें थ्रेट्स दिए गए और आज मेरे बेटे को घर पे ही मार दिया गया। इसी तरह मर्दान में जो है वो पूरा घर जो है इतना मजबूत बड़ा घर है, अमीर लोग थे, उनके पूरे घर को नीचे फेंक दिया गया और उसमें बच्चे और औरतें जख्मी और कुछ लोग 6 के कितने बंदे उसमें फोत हो गए हैं, मतलब कत्ल कर दिए इन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके साथ साथ लैंड ग्रैबिंग जो है, जहां जहां हमारे वसाइल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दुनिया जो है पख्तूनख्वा के वसाइल के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, हमने उनकी पूरी डेटा इकट्ठी की है। कल मैंने इस पे एक ट्वीट भी की है कि 1 अरब जो है वो पता नहीं हमारा जो खाम तेल है वो आप उसकी निकालते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। इसी तरह पानी, इस तरह बिजली, इस तरह क्रोमाइट, कॉपर्स, यूरेनियम, सोना, जमरुद, जंगलात, चलगोजे, क्रोमाइट, यानी काफी सारी चीज, कोयला, ये पख्तूनख्वा के बहुत सारे उसमें आते हैं। उसमें एक कीमती पत्थरों के अलावा एक और पत्थर है जो हजारा साइड से निकलता है, जिसके ये 30 अरब जो है मिलियन रुपीस पर ईयर सिर्फ उस एक पत्थर के लेते हैं। तो इस तरह लोगों के जो जमीनें हैं जिसमें वहां पे पहाड़ हैं या जहाँ पे रिसोर्सेज है वो भी उनसे जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। दूसरी जो बात है, ड्रोन और इस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग्स तो मुसलसल जारी है 24 साल से। कभी कभी ऐसा होता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक टारगेट, 2 टारगेट किलिंग होते हैं, कभी 4 बंदों को एक ही जगह पे मार दिया जाता है, ये सिलसिला भी जारी है, खुद तश धमाके और ये चीजें। तो मसला ये है कि अब जो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वो घरों में खवातीन और बच्चों को ड्रोन से मारा जा रहा है और ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पे बहुत ज्यादा एहतजाज भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर भी मचाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि इनका क्या मतलब है कि नस्लकुशी, पख्तून की नस्लकुशी जो है वो 100 तरीके से हो रही है, 100 तरीके से। इन्हें उसमें बम धमाके, उसमें टारगेट किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, फौज का डायरेक्ट फायरिंग, पुलिस की डायरेक्ट फायरिंग, CTD, टॉर्चर सेल और मिसिंग पर्सन, मतलब लैंड माइंस में, इन्हें हर तरीके से उनकी कोई एक तरीका नहीं है कि उनकी जो है नस्लकुशी नहीं की जा रही, उसके लिए दुनिया के सारे तरीके जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये मतलब है ये नस्ल कुशी ये इसलिए करना चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान अपना पख्तूनख्वा के वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं? पख्तूनख्वा के वसाइल पे तो इनका ऑलरेडी कब्जा है, बिजली हमारी है, जहाँ उनके पास रही है, पानी 95% उनके पास जा रहे हैं, हमारा तेल गैस जो है करक में गैस, यानी कि ये आपको मैं पूरा वो भेज दूंगी डेटा, कितना साल में कितना तेल ये निकालते हैं, मैंने कल उस पर ट्वीट भी किया, मुझे अब याद नहीं है। और खाम तेल जो निकालते हैं, कॉपर्स और क्रोमाइट जो लेके जाते हैं चलगोजों के भाव, ये भी है। लेकिन पख्तूनों को ये जब इनकी बातें मैं सुनती हूँ कभी स्पेस में इसमें, तो ये कहते हैं कि हमने इस सरजमीन को कब्जा करना है, तुम लोगों का कत्लेआम करना है, तुम लोगों को यहाँ से भगाना है और तुम्हारे साथ, तुम हमारे सबसे बेसिक दुश्मन तुम हो। बलोच भी के साथ हो सकती है हमारी, बन सकती है सिंध के साथ भी, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं बन सकती। समझ नहीं आती ये इस तरह की बातें, मैं अक्सर इनके जो स्पाई होते एजेंट्स होते ये मैं उनसे सुनती रहती हूँ। अच्छा, इसमें ये एक और सवाल जहन में उभरता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो भत्ता लेने वाले लोग हैं ये कौन हैं? ये TTP वाले हैं, ये फौज वाले हैं, या ये कोई देखिए, जी TTP किसने बनाए हैं, ये दहशतगर्द किसने बनाए हैं? ये जो फाटा के लोग कहते हैं कि ये दिन को फौज होते हैं और रात को ये TTP बन जाते हैं, कौन होता है? ये बातें छुपी डकी नहीं है, जिनसे लिया गया है, जिनको मारा गया है, जो सफरिंग हुई है यहाँ पे, उन लोगों को पता है कि ये कौन लोग हैं। या अगर यहाँ पे बत्ते लिए जाते तो बत्ते कराची सिंध में क्यों नहीं लिए जाते?
वहाँ पे पंजाब में क्यों नहीं लिए जाते? सिर्फ इस मेरे एरिया में, मेरे पश्तून सरजमीन पे क्यों लिए जाते हैं? साफ सी बात है, आपके कारखाने बंद कर दिए जाते हैं, आपके वसाइल छीन लिए जाते हैं, 100 तरीकों से आपकी नस्लकुशी जारी है, आपको जॉब में नहीं छोड़ते, आपको एजेंट कहते हैं, आप हक के लिए बात करते हैं, तो बत्ता भी यही लोग ले रहे हैं। तो इस वक्त हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पहली बड़ी एक सिविल राइट्स की मूवमेंट है, वो उसने जन्म दिया पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, और फिर उसमें अली वज़ीर साहब और मोहसिन दावर साहब और मंजूर पश्तीन साहब, ये लोग उसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, और फिर पूरी दुनिया में ये नारा गूंजा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा वहीं से आया। तो क्या पीटीएम पे इस वक्त पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, उसको बैन कर दिया है और उसके सारे मेंबर्स को शेड्यूल 4 में उनके नाम डाल दिए गए। उनमें से कुछ को टारगेट भी कर दिया गया है। कुछ हमारे जो लीडर हैं, अली वजीर हैं, नसीर कुकखेल है जिसने जरगे के लिए जमीन थी, वो सारे एक पता नहीं कितने महीनों, एक साल से भी ज्यादा हो गए, वो सबको फेक एफआईआर में बंद कर दिया गया है, और भी हमारे साथी हैं। जी, ये आपने जिरगे का चूंकि जिक्र किया है, तो इससे पहले कि मैं आपसे जिरगे की कुछ तफसील लूं कि वो जिरगा क्या था, क्यों बुलाया गया और उसका क्या अंजाम हुआ, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं शामला जी से ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशंस है, वो ये कहा जाता है कि केपी की का बहुत सारा एरिया चाइनीज को एक तरीके से बेच ही दिया है। उसके पाकिस्तान पे इतना कर्जा है, जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर चाइना का कब्जा है। ये उसके एजेंट बन के वहाँ से नेचुरल रिसोर्स निकालते हैं और चाइना को देते हैं। तो ये बात ठीक है ना? जी, दोबारा आप मुझे ये सवाल जरा दोहराए आप तो। अच्छा। नहीं, मैंने यहाँ पर जो वेस्टर्न मीडिया में पढ़ा है, उसमें उन्होंने बोला है कि केपीके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर चाइना वालों का एक कब्जा है, और क्योंकि चाइना के डेबिट में पाकिस्तान घुसा हुआ है, तो ये उनके एजेंट बन के उनके गुंडे डाकू बनकर वहां से ये सामान लूटते हैं और चाइना को देते हैं। इज इट रियली राइट और एम आई रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से जो कीमती पत्थर जिसका मैंने आपको बताया कि मिलियंस, उसके आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, जो मिलियंस डॉलर्स उसके लेते हैं, जो सिर्फ तुरगर एक इलाका है अब्टाबाद साइड पे, वही पत्थर जो है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे पश्तून जो वहाँ चाइना में पढ़ रहे थे, उन्होंने उस मार्केट की पूरी वीडियो बनाई है। ये उसको बेचते हैं, बिल्कुल उन पे कब्जा है, बिल्कुल उनको बेच रहे हैं बाहर दूसरे ममालिक में, और अभी बाहर दूसरे लोगों को भी इन्वाइट कर रहे हैं। पख्तूनख्वा में तो बहुत कुछ है बलूचिस्तान की तरह। लेकिन मैं वो लिस्ट जो है ना, कभी मुझे टाइम मिला मैं शेयर कर दूंगी कि किस किस्म के यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं, जिसमें ये जो मैंने नाम लिए, ये तो मतलब मुझे याद है, बाकी मुझे भी याद भी नहीं है। तो ये जो कीमती पत्थर हैं, ये इन्होंने बेचे हैं, और ये तो घर के हैं, जो एक पत्थर जो है उसका बहुत ज्यादा पता नहीं मिलियन डॉलर में उसकी कीमत है, ये वहां बेच रहे हैं, और बाकी चीजें भी बेच रहे हैं। चलगोजे भी, बागात पे भी उन्होंने कब्जा किया, और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में चलगोजे की कीमत क्या है, कितना ये महंगा है। सही है, तो मेरी इंफॉर्मेशन ठीक ही निकली फिर। जी। अच्छा, चलते हैं उस जिरगे की तरफ जो पिछले साल जिरगा बुलाया गया था, उसकी तफसील बताएं कि वो क्या था, थोड़ा समझाएं हमें। जी जो जिरगा बुलाया गया था उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाएं कि वो जिरगा क्या था, क्यों बुलाया गया, और फिर हुआ क्या वहां। मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गई हैं ये असल में हाँ, वो बड़ी मुश्किल है वहां से। वो एक गांव में है, और गांव से खैबर पख्तूनख्वा में दूर दराज गांव से इस तरह राब्ता करना, ये भी उनकी बड़ी बहादुरी है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से मैनेज करके हमारे साथ राब्ता किया है, और इस वक्त हमारे राब्ते में है वो। तो अभी जुड़ जाएंगी मेरा ख्याल है, या हो सकता है ये भी है कि वो ना जुड़ें, कोई वहाँ बैक एंड पे कोई मसला ना हो गया हो, क्योंकि वो बच बचा के ये काम करने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है, आपने खुद सुन लिया है। ऐश्वर्या जी, थैंक यू वेरी मच। आप अभी तक, आप मेरे ख्याल है हमारी मेंबर नहीं बनी आप।
तो आज बन जाए। एनीवे हमें एक टाइम पे तकरीबन 1000 लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस वक्त 800 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत अफसोस वाली बात है जी, ये जो मैं सुन जी के दिल मेरा दुखी हो गया ना, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। शमला जी आप हैं हमारे साथ? जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। अच्छा, फिर जुड़ गई। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जिरगा था वो क्या जिरगा था, कहाँ बुलाया गया और फिर क्या हुआ उस जिरगे का, क्योंकि वो अली जी, वजीर ये भी उसी। आवाज आ रही हाँ है जी आपको? ये जिरगा जो जी है आ ये रही हमारा खैबर के मकाम पे हुआ। ये जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि खैबर हमारा तारीखी बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत जंगे हुई हैं पख्तून और यहाँ पे ट्राइब्स पे, तो ये हमारे लिए काबिल फख्र जगह है। यहाँ पे जरगा हुआ, तकरीबन 13 लाख तक लोग इसमें आए, और ये वो लोग थे जो बड़े बाशऊर हैं और 12-13 जो लाख जी जी, 1.2 और to जो बहुत 1.3 तंग हो मिलियन गए लोग थे। आए। जी जी, उसमें ऐसे भी थे जो बीमार थे और अपनी दवाइयां उठा के साथ लाए थे, और वो कह रहे, वो शायद इसी चक्कर में ही आए थे कि फाइनल फैसला कर जाए, हम इस रियासत के जुल्म से, इसके गुलामी से, महकूमी से तंग आ गए हैं। और उसमें 3 दिन पहले इन्होंने फायरिंग की, 3-4 बंदों को ये मारा कब है। हुआ ये था जरगा जिरगा? कब था ये जिरगा? 11 अक्टूबर को हुआ था, 11 11 अक्टूबर अक्टूबर 2000। लास्ट ईयर। अच्छा, जी जी। ठीक ठीक, तो जी जी उस 11। जरगे के बाद इन्होंने एकदम जो है, लोगों ने आए थे और उस पे बड़े बड़े फैसले हुए थे। उसमें पख्तून जितने भी लीडर थे, पॉलिटिकल पार्लियामेंटेरियन, उनको भी इनवाइट किया गया कि अब कौम का फैसला होना चाहिए। उसमें यह भी फैसला हुआ था कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना लश्कर, अपना फौज बनाएंगे, यानी आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। पख्तून जो है वो पाकिस्तान की हर जगह पे उनको मारा जा रहा है, चाहे कहीं भी हो। तो इसमें बड़े बड़े फैसले हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद उन्होंने फौरी बात हमारे जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, उनके वारंट जारी किए, उनको थ्रेट्स देने शुरू कर दिए, उनके शेड्यूल 4 में नाम डाले गए, और इस तरह से उन लोगों को वो कर दिया गया, मतलब उसको बैन कर दिया गया, उसको बैन कर दिया है बिल्कुल एकदम से ना। अभी तो कोर्ट में हमने इसके लिए मुकदमा जारी है, लेकिन अभी अभी इसके कुछ रिजल्ट नहीं आए, लेकिन लड़कों के नाम शेड्यूल 4 में डाल दिए गए हैं। अच्छा, तो अभी मंजूर पश्तीन साहब के भी सुना है शूट टू किल के ऑर्डर जारी हुए हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, आई सी। तो अब आगे आप कैसे देख रही हैं जम्मू इसका केपीके का भविष्य, फ्यूचर कैसे देख रही हैं आप? देखिए, लोगों में बहुत शऊर आ गया है। एक जी बंदे जी के जाने से या आप उसको मना करने से लोगों को आप मना नहीं कर सकते, और इतना शऊर आ चुका है कि अब कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि पख्तूनख्वा में जो है शऊर बहुत है, लोग में बेदारी पैदा हो गई है। पहले तो उन्होंने इनको ब्रेन वॉश किया था 77 ईयर इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन अब वो हालात नहीं है। सही है। आप समझती हैं कि आने वाले वक्त में पश्तून और बलोच जो फ्रीडम मूवमेंट है ये कन्वर्ज होगी और ये इकट्ठे लड़ेंगे? क्योंकि आप लोग भी तो एक तरफ टीटीपी के खिलाफ भी आप लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है पश्तूनों को। असल तो में जी ये कबल अज वक्त है, लाला इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पश्तून अच्छा, जो है इंटेलिजेंसिया और पश्तून जो है इस बारे में जाहिर है उन्होंने सोचा होगा कुछ, तो इसका हल निकालेंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपकी नस्ल कुशी जारी रहे, आपके घरों में बच्चों और औरतों को मारे और आप चुप करके बैठ दें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपसे हम राब्ते में रहेंगे और आइंदा भी आपको दावत देंगे हमारे लाइव शो में आए। 1000 से ज़्यादा लोग आपको सुन रहे थे, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बहुत शुक्रिया जी। श्यामला जी, और थैंक यू जी। श्यामला जी अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखें जी, सूरत हाल जो है वो ये है कि आप देख लें, हम तो बलूचिस्तान बलूचिस्तान कर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के हालात अब देखें आप, आपके सामने है। वो बता रही हैं कैसे घरों को निशाना बनाकर ड्रोन से पश्तूनों को मार रहे हैं, उनके बागात तबाह कर रहे हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज लूट के लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके बारे में बोला जाए, मन दुखी हो गया देख के। अपने बच्चे को ढूंढ रही है। मैं सोचता हूँ एक मेरी माँ, अगर मैं गायब होता तो मेरी माँ वहां बैठी होती और रोती, तो कैसा लगना था। ये तो इस इज ये बियॉन्ड। लंदन में मुजाहरा हुआ है एक दफा, फिर ये दिखाते हैं आपको। Kenapa? Sakit.
आपको एक दफा फिर दिखाते हैं ये। नहीं, मत दिखाइए, अ, बहुत अफसोस वाला है, मुझे देखा नहीं जा रहा। नहीं, जो लोग अभी आए जाकिर हैं, जानी जुड़े ने हमारे साथ, लानत बसरो ये लंदन टीना में, उरा पहले आपको बता दूं कि ये लंदन में मुजाहरा हुआ है 8 जून को। ये इनका बेटा है जाकिर जान, जिसको 2009 इस में 2000 नहीं, इनको हुए 2009 में अगवा किया था। और ये 16 साल से अपने बच्चे को तलाश करते करते ये अब लंदन आई हैं। और ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर मुजाहरा कर रही हैं। देखिए ये वीडियो जरा। जाकिर जानी ना उरा लाड बसोट जाकिर जानी ना बलूचिस्तान लाड बसोट जाकिर जानी ना बलूचिस्तान लाड बसोट कना जाकिर जानी इंसाफ की शुक्रिया बसरो मनी जाकिर जान को जाए मनी जाकिर जान को जाए मनी जाकिर जान को जाए मनी बच मनी छिया बिताए ना वरंदिया मनी जाकिर जान को जाए जाकिर जान अब्बा इशारे लाट जाकिर जान अब्बा इनौरा लाट जाकिर जान इनौरा लाट जाकिर जानी पिश्त मंसूर पाकिस्तान का इंसाफ थी तो रियासत पाकिस्तान का इंसाफ थी तो पाकिस्तान जाकिर जानी मेरा का तवार जाकिर जानी ने लाड बसोट जाकिर जानी ने लाड बसोट जाकिर जान जाकिर जान जाकिर जान जाकिर जानी ने लाड बसोट तलावत बसोट कनापा जाकिर जानी ने लानत बसरोट टीना उराई लान बसोट जाकिर जानी ना उराई लान बसोट जाकिर जानी ना बलूचिस्तान लान बसोट जाकिर जानी ना बलूचिस्तान लान बसोट कना जाकिर जानी इंसाफ की शुक्रिया बसरोट ये पाकिस्तान ना दरवाजा आज टक टक करे ये अदालत टक टक करे ये जज टक टक करे कने इंसाफ मिलता कने इंसाफ मिलता भी इंसाफ की मसरूर पूरा बलोच कौम की इंसाफ की मसरूर नस्ल कुशी ननिया मन कबो लापता ये मन कबो बीवाईसी ना लीडर आते रियाय कबो बीवाईसी ना लीडर आते डॉक्टर मारंग बलोचे बीबरक बलोचे शाजी बलोचे बीबो बलोचे गुलजादी बलोचे रिया कबो। ये है सूरत हाल इस वक्त। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप बलूचिस्तान में हो और आप वहाँ पे देखें तो ये रोज़ का मामूल है। वहाँ पे 5000 तकरीबन 900 दिन, जो कि पौने 16 साल बनते हैं, डेली वहाँ पे कैंप है। 16 साल से डेली क्वेटा में शाल में कैंप लगा हुआ है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स का, जिसमें फोटोग्राफ्स हैं सबकी जो मिसिंग हैं। और वहाँ पे मामा गदीर भी बैठते हैं, डॉक्टर मारंग बलोच भी वहाँ बैठती थी सारे। और ये किस्सा चल रहा है वहाँ पे। और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों, इसमें अमीर और गरीब की भी कोई तफरीक नहीं है, इसमें तालीम याफ्ता और अनपढ़ की भी कोई तफरीक नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप बलोच हैं तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट खुद कह रही है, मतलब है इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई। स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी से या जो भी यूनिवर्सिटियां हैं पंजाब की, जो वहाँ पे ये पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ से इनको अगवा किया जाता है, इनको कत्ल किया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को कत्ल किया जाता है। इसी तरह से जो है वो मजदूर हैं उनको भी मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, गरीब लोगों को। यानी पूरी नस्ल कुशी करनी है और उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को भी ये मार रहे हैं, वकला को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को। इसीलिए तो ये बीएलए जो आप देखते हैं, बीएलए का जो कमांडर है वो एमए पास है बलोच लिटरेचर में। जो बीएलएफ का कमांडर है डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच,
वो MBBS डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने अपने फाइनल एग्जाम में गोल्ड मेडल लिया था। तो ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर महारंग बलोच खुद डॉक्टर है, सर्जन है वो। तो वो जो है वहां पे मतलब है, इसी तरह बाकी लोग हैं। जो इनकी तो अप्रोच है लंदन में, दिस गुड अप्रोच, वहां पर वेस्टर्न मीडिया भी होगा जरूर, और जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो भी है, लेबर पार्टी जो, वो तो शायद बहुत ज्यादा पाकिस्तानी की इन्फ्लुएंस में भी रहती है, जिन्होंने बड़ा कुछ छुपा के रखा हुआ है। ये जितना भी बिल्कुल जितने भी एक वहां पर ग्रूमिंग गैंग वगैरह हुए, तो हो सकता है, मुझे लगता भी है कि जब ये इंटरनेशनल प्रेस वहाँ BBC या और भी सन और जैसे भी न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर वो इसको कवर करें तो देखो बहुत जल्दी इंसाफ मिलने का। लेकिन ये जेनोसाइड जो हो रही है, इस मैं मुझे इस तरह तो नहीं पता था कि इतना बुरा हाल है, लेकिन ये इतना पता था कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। यू कैन यू इसमें आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। नो, इट इज नॉट बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। इट इज लाइक दैट। बलूचिस्तान का वो हाल है, सिंध में वो है, हिंदुओं की लड़कियों को, सिख क्रिश्चियन की लड़कियों को किडनैप करना, वो बड़े बड़े पीर बना के रखे हुए हैं जो कन्वर्ट करते हैं, शादियां करते हैं। It is not a state, it was a concept, and now it is gone to dogs actually. So it is now time for the Western media and even the Asian to take actually a strong part of condemnation and look for a better solution. लेकिन वो चाइना के अंडर आ गए हैं, और चाइना वाले जो कहते हैं वो हमें इनके नेचुरल रिसोर्स चाहिए, यही बलूचिस्तान का ठीक। हाल है। तो इससे निकलना मुश्किल है। इसके लिए निकलने के लिए कोई सुपर पावर ही सामने आएंगी, तब ये बात ऑफिशियल कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में डिस्कस होगी। हम सही डॉक्टर है। साहब, आप जब मर्जी बुलाएं मैं आऊंगा। आई विल आल्सो गिव माय फीडबैक। इस टॉपिक को हमने ऐसे ही चालू रखना है। ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। 19 जुलाई को ये ताज मोहम्मद सरफराज जी हैं, इनकी बाजियाबी के लिए 5 साल से मुसलसल जदोजहद जारी है, बलोच कौम की भी और उनकी फैमिली की भी। 19 जुलाई इस साल 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो है वो एक इनके लिए एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे अगर हम तक ये इन्फॉर्मेशन आई तो कि कितने बजे किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है, लेकिन 19 जुलाई की डेट अपनी डायरीज में रख लें। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। और थैंक यू आखिर वेरी में जाते हुए एक दफ़ा फिर जितने लोग भी ये एयर क्रैश में जाने उनकी गई हैं, हमारा उनकी फैमिलीज़ के साथ कॉन्डोलेंस भी करते हैं, और उनकी फैमिलीज़ को उम्मीद करते हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में जो है एक दूसरे के साथ जो है वो बैठ के, तो गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले के लोग। मतलब ये एक ऐसा, इसमें 53 तो लोग वो हैं जो ब्रिटिश थे। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इस अल्फाज जुबान इट इज अ जी नेशनल स्ट्रेटजी देखा जाए। इससे नेशनल मतलब ऐसे मौके पे इंसान वो जुबान भी साथ नहीं देती। बहरहाल आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं।